डिस्क्लेमर, ये नॉवल रेवरेंड इंसैनिटी है और इसका ऑथर गुजेन रन है। मैं इस नॉवल का ना ही मालिक हूँ ना ही लेखक हूँ। वार्निंग, ये नॉवल हमें एक्सट्रीम वायलेंस से रूबरू कराता है और इसमें हमें मॉरल एथिक्स पे भी सवाल उठते हुए दिखते हैं। और तो और इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और इसका थीम बहुत ज़्यादा डार्क है और इसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें भरी पड़ी हैं। प्रोटैगनिस्ट रेवरेंड इंसैनिटी का मेन कैरेक्टर फेंग युआन, जो एक रूथलेस, मैनिपुलेटिव और मोरली एम्बिगुअस कैरेक्टर है। ये जान लो कि वो कोई हीरो नहीं है। फेंग युआन ना ही मर्सी को जानता है ना ही काइंडनेस को। ऐसी चीजें उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। नॉवल और ये वीडियो उसके एक्शन को प्रमोट या ग्लोरीफाई नहीं करता, बल्कि ये हमें एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाता है जो सर्वाइवल और एम्बिशन से जुड़ा है। अगर आपको हीरो जैसे कैरेक्टर पसंद है तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं है। व्यूअर, अगर अभी भी आप ये देखना चाहते हैं तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 132 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास। क्लिफ के ऊपर बाइनिंग बींग बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे ही वो क्लिफ पर बैठा, एक जिंदगी और मौत की लड़ाई पूरी तरह से सामने चल रही थी। ताकतवर लाइटनिंग वुल्फ ने अपना चाल चला, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दो गू मास्टर उसके रास्ते में आ गए। उनके चेहरे पर एक सख्त और गंभीर एक्सप्रेशन था। उनके पीछे शोंगजेन आधा घुटने पर बैठा था। उसका बायां हाथ उसकी दाएं हाथ की कलाई को कस के पकड़े हुए था और उसका दायां हाथ एक पंजे की शक्ल में था, सीधा बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ पर निशाना लगाए। प्लेंडर गू, अचानक उसने जोर से चीखा। उसके शरीर की सारी प्राइमेवल एसेंस प्लेंडर गू की तरफ भागने लगी। एक अदृश्य पकड़ने वाली शक्ति अंदर से जोर से फूट पड़ी। शोंगजेन का दायां हाथ हवा में झपटा और एक इल्यूजन जैसा एहसास हुआ, जैसे उसने किसी गूवम को पकड़ लिया हो। लेकिन ये गूवम लगातार स्ट्रगल कर रहा था, बार बार रुक नहीं रहा था। ये शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। उसका ग्रेविटी बैलेंस पहले से ही काफी नीचे था। फिर भी उसने महसूस किया कि एक बहुत ही मजबूत ताकत उससे आगे खींच रही है। प्लेंडर गू की सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन इस बार मुझे ये करना ही होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने अपने दांत को कस के दबाया। उसके माथे पर नसें उभर आई, चेहरा भयंकर हो गया और वो अपनी पूरी ताकत से गू खींचने लगा। शोंगजेन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नाकामी का मतलब सिर्फ मौत था। मौत के दबाव के नीचे उसने अपनी जितनी भी प्राइमेवल एसेंस इकट्ठी कर सकता था, सब प्लेंडर गू में डाल दी। जैसे ही प्राइमेवल एसेंस कम हुआ, उसके हाथ में बसा हुआ प्लेंडर गू और भी ज्यादा शक्ति से खींचने लगा। दोनों गू मास्टर्स मुश्किल से ही उसका वार रोक पा रहे थे। जैसे ही शोंगजेन को लगा कि उसका प्लेंडर गू काम करने वाला है, उसका चेहरा अचानक बदल गया। साला प्राइमेवल एसेंस कम पड़ गया। अचानक उसके मुंह से खून उगलने लगा। उसकी तबीयत अपनी सबसे बुरी हालात में चली गई। अगर प्लेंडर गू फेल हो जाता है तो उसे एक भयंकर बैकलैश झेलना पड़ता है। ये प्लेंडर गू की एक बड़ी खामी थी। प्लेंडर गू की रिस्ट्रिक्शन के बिना बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ने अपना मुंह खोला और जोर से चीखने लगा। उसके अंदर बसने वाले गूवम ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके दांत बिजली की तरह चमकने लगे। ये ब्लू लाइटिंग डिस्चार्ज, और आखिरकार उसके मुंह से एक तेज गति से निकल पड़ी। बिजली दोनों गू मास्टर्स के बीच से तेजी से निकली, सीधा घुटनों पर बैठे शोंगजेन की तरफ बढ़ती हुई। शोंगजेन के पास चीखने तक का वक्त नहीं था। जैसे ही बिजली उससे टकराई, वो तुरंत जला हुआ काला मांस बन गया। पल भर में उसकी मौत हो गई। भागो! बचे हुए दोनों को मास्टर्स के अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी और वो दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग निकले। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ उनमें से एक के पीछे भाग पड़ा, उस पर झपटा और सीधा उसका गला अपने दांतों से दबोच लिया। आखिरी बाइक लैन का गो मास्टर बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ के सामने रुक गया। मजबूरी में सिर्फ क्लिफ की तरफ पीछे हटने लगा। मैं मरने वाला हूँ। पीठ क्लिफ से लगी हुई थी। उसने निराशा भरी चीखें मारी, अपने दिल का सारा डर बाहर निकालते हुए। लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। उसने क्लिफ के ऊपर बाइनिंग बींग को देख लिया। लॉर्ड बाइनिंग बींग! लॉर्ड बाइनिंग बींग, क्या सच में आप हो? वो एक पल के लिए सुंदर रह गया, फिर अचानक खुशी से चीखने लगा। अरे, तुमने मुझे ढूंढ लिया। बाइनिंग बींग हंसा और अपना दायां हाथ ऊपर उठाया।
उसके दाएं हाथ का इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ इशारा करते ही तुरंत एक बर्फ का आइसिकल बना और तेज गति से नीचे गिरने लगा। आइसिकल सीधा मदद मांग रहे गो मास्टर को जा लगा, उसके स्कल को चीरते हुए उसकी चिन तक पार हो गया। उसका चेहरा अभी भी आशा मिलने की बेहद खुशी से भरा था, लेकिन अगले ही पल वो धड़ से जमीन पर गिर गया। बोल लाइटनिंग वुल्फ ये देखकर शॉक हो गया। उसने बाइनिंग बींग की तरफ घूर के देखा, उसका मुंह खुल गया। अंदर बिजली उसके दांतों के चारों तरफ लिपटी हुई थी। नासमझ जानवर। बाइनिंग बींग ने सीधा उसकी तरफ देखा और हल्का सा उछलकर 5 मीटर ऊंची वाले क्लिफ से नीचे कूद गया। हवा में उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और तुरंत एक ठंडी बर्फीली धुंध बन गई। फिर उसने अपना हाथ अलग किया और एक आइस प्लेट बना लिया। ये आइस प्लेट लगभग 1.7 मीटर लंबी थी, बिल्कुल अर्थ की कटाना की तरह, एकदम साफ और बर्फीली। उसका हैंडल बाइनिंग बींग के मजबूत हाथों में था। बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ ने नीचे से ऊपर बिजली का तीखा लाइट छोड़ा और बाइनिंग बींग हंस पड़ा। उसकी नाक से 2 सफेद भाप की धाराएं निकलने लगी। पानी की भाप घूमती हुई उसके शरीर के चारों तरफ लिपट गई। एक वाटर बैरियर बन गया। पानी का गोला लगातार घूमता रहा और जैसे ही बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ की बिजली से टकराई, वो तुरंत बिखर गई। पानी का गोला जोर से फूट गया और उसके बीच से एक सफेद कपड़े पहने हुए जवान लड़का सामने आया। मरो। जवान लड़के की आंखों की पुतलियां काले से एकदम शुद्ध नीली हो गई, जैसे 2 नीले क्रिस्टल हो। बिना किसी भावना या एहसास के तलवार की धार चमक उठी। बाइनिंग बींग हल्का सा जमीन पर उतरा और उसका हाफ ट्रांसपेरेंट व्हाइट आइस स्प्लिट से एक बूंद लाल खून टपक गया। वहीं दूसरी तरफ बोल्ड लाइटनिंग वुल्फ एक स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। एक सांस भर के बाद ताजा खून उसकी गर्दन से फूट पड़ा और बड़े से वुल्फ का सिर जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़क गया, जबकि उसका शरीर धीरे से धड़ से नीचे गिर गया। उसके शरीर में बसने वाला लाइटनिंग करंट को एक इंटेंस बिजली की तरह निकलकर सीधा बाइनिंग बींग की तरफ लपका। बाइनिंग बींग ने अपनी कलाई हल्का सा झटका दिया और उसकी तलवार से एक तेज रोशनी निकली। लाइटनिंग करंट को उसकी तलवार के नीचे आते ही एक जोरदार धमाके के साथ एक भयंकर नीली बिजली के गोले में बदल गया और तुरंत डिस्ट्रॉय हो गया। बाइनिंग बींग धीरे धीरे चलकर सोंगजेन के मुर्दे की तरफ बढ़ने लगा। बाकी सारे गूवम तो नॉर्मल ही है, लेकिन ये प्लेंडर गू थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। शोंगजेन के मुर्दे से उसने प्लेंडर गू निकाला और उसने अपने सीने के पास पकड़ लिया। भले ही तीनों क्लैन के बीच में एक समझौता हो कि एक गो मास्टर की मौत के बाद जो भी बिना मालिक का बचा गोवम पाए उसे वापस सौंपना होगा, लेकिन बाइनिंग बींग को इस नियम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर उन्हें पता भी चल गया तो क्या, वो पाई क्लैन का सिंबल था और क्लैन उसे हर हालत में सुरक्षित रखेगा, इस बात का उसे पूरा भरोसा था। बस ये वुल्फटाइड सच में बहुत बोर कर रहा है। उसने अपने हाथ से अपने आइस प्लेट को हल्का सा छुआ, उसकी इंटेंस फ्रीजिंग को महसूस करते हुए। सोचने वाली बात है, किसी से मुकाबला करना ज्यादा मजेदार होता है। उसने उबासी ली, फिर अचानक मुस्कुराया। सोचता हूँ किंग शू, शाओ लाइ और बाकी लोग कैसे होंगे, कितना तरक्की किया होगा उन्होंने इतने दिनों तक क्लोज कल्टीवेशन करने के बाद। शायद वो मुझे कोई सरप्राइज दे सके, शायद कुछ दिन बाद। भीड़ से भरे चौराहा पर फैंगियोन ने एक विशाल से झंडे की तरफ देखा। झंडे पर स्विम वर्ड गो के इस्तेमाल से शब्दों का निर्माण किया गया था। इसमें तीनों क्लैन के द्वारा रिसोर्सेस और को सप्लाई किए गए संदेश की जानकारी दी गई थी। ये रिसोर्स बहुत डिटेल में अलग किए गए थे। गोवम के खाने से लेकर इंसानों के लिए चावल और मसाले, तेल और दूसरे जरूरी सामान। इसके अलावा गोवम भी और प्राइमेबल स्टोन भी शामिल थे, लेकिन इन रिसोर्स के साथ एक नंबर जुड़े हुए थे जो बताती थी कि उन्हें लेने के लिए कितने मेरिट पॉइंट्स की जरूरत होगी। एक वुल्फ की आंख के लिए 10 मेरिट पॉइंट मिलते हैं, जबकि 500 ग्राम चावल के एक थैली के लिए 5 मेरिट पॉइंट्स लगते हैं। 25 मेरिट पॉइंट्स का यूज करके एक गो मास्टर एक प्राइमेबल स्टोन ले सकता है। बिना किसी सोच के वुल्फ टाइड का आना
एक ऐसा मौका लेकर आया जो शांति के समय कभी देखने को नहीं मिलता। ये बैटल मेरिट बोर्ड और ये रिसोर्स बोर्ड कई गो मास्टर्स को उत्साहित कर रहे थे, जैसे वो अपनी इच्छा से गर्म खून में नहाकर दिन रात लाइटनिंग वुल्फ्स का शिकार करने को तैयार थे। खासकर अभी जब वुल्फ टाइड और भी भयंकर हो गया था। तीनों क्लैन ने अपनी सेविंग्स निकालकर गो मास्टर की युद्ध की इच्छा को और बढ़ा दिया। इससे न सिर्फ उनकी युद्ध क्षमता बढ़ी बल्कि विलेज को क्राइसिस से बचने में भी मदद मिली। इस वजह से रिसोर्स बोर्ड पर ऐसे कई सामान दिखाई दे रहे थे जो आमतौर पर मिलना मुश्किल होता था। जैसे अभी फेंग युआन की नजर एक खास गू पर टिक गई थी, 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू। उसने धीरे से कहा, बड़े झंडे पर लिखे शब्दों को गौर से देखते हुए। 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू एक ऐसा गुवम था जो फेंग युआन को जरूरी था, क्योंकि ये गति में मदद करता था, उसकी दौड़ने की रफ्तार बढ़ाता है। सच्ची बात ये थी कि आजकल रिसोर्स बोर्ड पर कई नए गुवम मौजूद थे, लेकिन सिर्फ ये 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू ही था जो फेंग युआन को चाहिए था। लेकिन ये ग्रास गू पाना आसान नहीं था। ये सिर्फ एक ही था जो कि रिसोर्स बोर्ड पर मौजूद था, और इसे लेने के लिए जरूरी मेरिट पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा थे। अगर मैं अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करूं तो बिना किसी प्रॉब्लम के इतने मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता हूं कि 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू ले सकूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्लैन की शक की नजर मुझ पर पड़ सकती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फेंग युआन ने चुपचाप मन ही मन सोचा, एक और तरीका है, बहुत सारे विटालिटी लीव्स उगाकर उन रैंक 1 गू को क्लैन को बेचना और उनके बदले मेरिट पॉइंट्स लेना। लेकिन ये तरीका काफी स्लो है, और जब तक मैं इतने पॉइंट्स इकट्ठा कर पाऊंगा तब तक हो सकता है कि कोई और इसे एक्सचेंज कर चुका हो। फेंग युआन मन ही मन अपना सिर हिलाया। इस तरीके में एक कमी थी जो आखिरकार फेलियर की तरफ ले जा रही थी। तो अब उसे क्या करना चाहिए? उसने रिसोर्स बोर्ड और मेरिट बोर्ड को घूर कर देखा, गहरी सोच में डूबा हुआ। मेरिट पॉइंट्स के बारे में उसका समझ आसपास के सभी लोगों से ज्यादा क्लियर और गहरा था। मेरिट पॉइंट्स का असल में एक तरह की इमरजेंसी करेंसी होती है। शांति के समय प्राइमेबल स्टोन ही आम रूप से लेन देन का एक जरिया होते हैं। ये हार्ड करेंसी है और अपने आप में उनका कमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये अपना वैल्यू नहीं खोते। लेकिन वुल्फ टाइड के साथ प्राइमेबल स्टोन्स की मांग में तेज बढ़ोतरी हुई और अब ये करेंसी के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। इसलिए एक इमरजेंसी करेंसी की जरूरत थी जो उसकी जगह ले सके। इसलिए मेरिट पॉइंट्स का जन्म हुआ। मेरिट पॉइंट्स जैसे अल्टरनेटिव करेंसी के साथ ये कुछ समय के लिए इकोनॉमी को गिरने से रोक सकते हैं। जैसे अर्थ पर जब युद्ध होता है तो गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर पेपर मनी प्रिंट करने लगती है, ज्यादा पैसे छापा जाता है, लेकिन इससे महंगाई और चीजों के दाम बढ़ते हैं। मेरिट पॉइंट्स भी वैसे ही है, जितना लंबा समय गुजरेगा उतना ही उनका वैल्यू कम होगा। लेकिन विलेज की जिंदगी और मौत का सामना करते हुए मेरिट पॉइंट्स के बिना और सिर्फ प्राइमेबल स्टोन्स का इस्तेमाल करना सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए उन्हें कम खतरनाक वाला ऑप्शन को चुनना पड़ता है। इसलिए वुल्फ टाइड के बाद इकोनॉमी में हमेशा काम अपने जोरों शोरों पर नहीं रहता। हाँ, ये गिरती इकोनॉमी जो कहने लायक भी नहीं है। अगर मैं रैंक 3 होता तो मैं आसानी से खेल सकता था, लेकिन अफसोस मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, इसलिए मैं इन जोखिमों को संभाल नहीं सकता। अगर मैं ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो ये आंख से खेलने जैसा होगा। फेंग युआन ने मन ही मन आह भरी। मुद्दे की बात ये थी कि उसकी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा नहीं थी और उसकी ताकत काफी कम थी। ताकत के बिना सिर्फ इंटेलिजेंट होना बेकार है, इसलिए रेंजू की कहानी में रेंजू ने स्ट्रेंथ गू से निपटने का फैसला किया ताकि वो ताकत हासिल कर सके और इंटेलिजेंस को सैक्रिफाइस कर सके। वो इसलिए क्योंकि ताकत ही बुनियाद है। फेंग युआन अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था जब उसने अपने आसपास के लोगों की बातें सुनी। क्या आप लोग जानते हो, बाइनिंग बींग ने फिर से हमला किया है? क्या इस बार किसी बेचारे को मास्टर का हुआ है? ये शोंगलान का शोंगलाय है, वही उदास चेहरा वाला। ये बाइनिंग बींग क्या कर रहा है? पिछली बार चीशंग को चोट पहुंचाई और अब शोंगलाय पर हमला किया। वुल्फ टाइड आ रही है और ये अभी भी मजाक कर रहा है। ये हमेशा अपनी मन की करता है। अभी वो रैंक 3 गू मास्टर बन चुका है, फिर भी रैंक 2 गू मास्टर्स के साथ झगड़े ढूंढ रहा है। फिर फाइट के लिए उसने अपनी कल्टीवेशन को भी रैंक 2 तक सप्रेस करने के लिए एक गुवम का इस्तेमाल किया। ये सच में बोर हो गया है और समझना मुश्किल है। बाइनिंग बींग एक ऐसी शख्सियत जो कभी भी कॉफिन में जा सकती है, लेकिन इसने मुझे कुछ याद दिलाया। फेंग युआन ने ये सुनते ही मन में कुछ महसूस किया। उसे पता था कि कैसे जल्दी से बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स
इकट्ठे किए जा सकते हैं।